मॉर्निंग। तो देखिएगा बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल की। कि ग्रेगर जॉन मेंडल को बच्चों हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। अब ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहते हैं? इससे पहले कई लोगों ने काम किया था इस पर, लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल को बच्चों हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, इससे पहले गॉस एंड नाइट ने काम किया था, लेकिन बच्चों साइंस एविडेंस मांगती है। क्या मांगती है? एविडेंस मांगती है। तो वाई ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स? क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले ये करके बताया था कि कैसे कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो देखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को बोल देते हैं बच्चों हम ग्रेगर जॉन मेंडल को बोल देते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ये डेमोन्स्ट्रेट करके बताया था कि कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होता है। ठीक है, व्हाई ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स? क्या कहोगे? बिकॉज ही demonstrated that how characters are transferred from one generation to another। कैसे कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेट मतलब करके बताया था। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ छोटी सी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता था कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को सिलीसियन ब्लेज बोलते हैं, और आज की डेट में इसे बोल देते हैं हिंजनडॉर्फ। और ये जगह कहां पर है? कंट्री इसे कहते हैं चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक कंट्री के अंदर ये पड़ती है। पहले बोलते थे सिलीसियन प्लेट ऑफ ऑस्ट्रिया। अब जर्मनी के बहुत सारे टुकड़े हो गए, छोटे छोटे कंट्री हो गए, तो कंट्री का नाम है चेक रिपब्लिक। वहाँ पे जगह जिसका नाम है हिंजनडॉर्फ, और वहीं पर ये वो पार्ट है जहाँ इनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्मे थे बच्चों? ये पुअर फार्मर फैमिली में जन्मे। पुअर फार्मर फैमिली में बच्चों इनका जन्म। इनके पिताजी गरीब किसान थे। इतने गरीब थे बच्चों कि इन्होंने 12th पास कर लिया। 12th पास करके आगे पढ़ने के लिए इनके पास पैसे नहीं, तो इन्होंने पैसे कमाने की सोची, पैसे अर्न करने की सोची। इसीलिए इन्होंने एक चर्च को ज्वाइन किया। तो कह सकते हैं बच्चों, आफ्टर स्कूलिंग, स्कूल के बाद ही वॉज ज्वाइन अगस्टीनियन मोनेस्ट्री under St. Thomas at Brunn। ब्रून का नाम भी बदल गया बच्चों, आज की डेट में इसको बर्नो कहते हैं। और उस समय ये बच्चों 21 साल थे। स्कूलिंग के बाद इन्होंने पैसे अर्न करने के लिए चर्च को ज्वाइन किया था। चर्च का नाम था अगस्टीनियन मोनेस्ट्री। वहाँ पे जो मेन फादर था वो था सेंट थॉमस, और कौन से शहर में थी? ब्रून में थी, और आज की डेट में से बर्नो थे। ठीक है, उस समय ये 21 साल के थे, 21 ईयर्स को। उस समय यहाँ रहे, पैसे इकट्ठे करे। पैसे इकट्ठे करने के बाद ही वॉज सेंड टू, ये चले गए थे बच्चों कहाँ? वियना यूनिवर्सिटी।
for the study of natural science and physics की। वेरा यूनिवर्सिटी, वेरा आपका जैसे बरेली में हम लोग बरेली कॉलेज है, बरेली कॉलेज बरेली, वैसे वेना में एक यूनिवर्सिटी इसका नाम है वेरा यूनिवर्सिटी। आज की डेट में भी वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत ऊपर आती है काफ़ी है, तो वहाँ चलेगा ये। वहाँ से मैंने नेचुरल साइंस और फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये वापस लौट आए, कहाँ? ब्रून में, केम बैक टू ब्रून, ब्रून लौट आए, जहाँ इन्होंने चर्च में काम किया और यहीं एक स्कूल में एज ए टीचर काम कर रहे। ठीक है, केम बैक टू ब्रून एंड वर्क एज ए टीचर, वर्क एज अ टीचर इन अ स्कूल। एक स्कूल में टीचर की तरह काम करना शुरू कर। समझ में आ गया? 2-3 पॉइंट मैंने बताए। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था। ये बहुत गरीब फैमिली में पैदा हुए थे। पैसे अर्न करने के चर्च को ज्वाइन किया जिसका नाम था अगस्टिन यूनिवर्सिटी। इकट्ठे करने के बाद वेरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर से ब्रून लौट आए और ब्रून में एक स्कूल में एज ए टीचर काम करते थे। तो क्वेश्चन आता है, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट कब शुरू किए थे? लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो स्प्रिंग सीजन 1856 ये वर्ड स्टार्टेड देयर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन्होंने 1856 में अपने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। In spring season 1856 he was started their experiment. He was started their experiment. किस पर किए थे? On Pisum sativum। कौन से प्लांट पर किए थे? पाइसम सटाइवम पर। पाइसम सटाइवम का कॉमन नेम क्या होता है बच्चों? इसी को गार्डन पी कहते हैं। पी कई टाइप की होती है, गार्डन पी, व्हाइट पी, स्वीट पी, पिजन पी, बट इट इज एक्चुअली अ गार्डन। और गार्डन पी का बॉटनी नेम क्या होता है बच्चों? पाइसम सटाइवम। इन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। अब इस प्लांट को सेलेक्ट किया और सबसे बड़ा चैलेंज था इस प्लांट के कितने कैरेक्टर को चूज करें। तो सबसे पहले इन्होंने इस प्लांट के 34 कैरेक्टर वैरायटी को चूज किया। फिर 22 वैरायटी रह गई और एट लास्ट 7 वैरायटी वाज सेलेक्टेड। फिर 22 कैरेक्टर्स को किया एंड एट लास्ट 7 कैरेक्टर वाज सेलेक्टेड। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन्होंने कैरेक्टर की प्योरिटी को चेक किया and he took 2 years for checking the purity of the character. कैरेक्टर की प्योरिटी को चेक करने के लिए पूरे 2 साल लगा दिए, 2 years। तो सबसे पहले उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर लिए। भाई देखा हो ना, टीम सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो टीम सेलेक्ट करने के लिए पहले क्या चाहिए? भाई क्रिकेट की टीम तुम्हें सेलेक्ट करनी है और तुम्हारे पास 11 लड़के हैं, तो किसका सिलेक्शन किसका रजिस्ट्रेशन करोगे? टीम कहाँ ले जाएगी? तो क्या करना पड़ता है? 20, 25, 30 निकल के आते हैं, तुम आ जाओ, तुमसे कोई ट्रायल होगी, फिर सिलेक्शन होगी। ऐसी इन्होंने 34 वैरायटी ले ली। फिर उनकी प्योरिटी को चेक किया, फिर 22 रह गए, क्लास 7 कैरेक्टर वाज सिलेक्टेड एंड फॉर चेकिंग द प्योरिटी ऑफ देयर कैरेक्टर्स ही टुक 2 years। कितने साल लगा दिए बच्चों? 2 साल लगा दिए। ठीक है। फिर क्या था, मेंटल बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने क्या काम करा? 1862 में ही बिकम अ फाउंडर मेंबर ऑफ, एक सोसाइटी बना ली थी उन्होंने, फाउंडर मेंबर ऑफ सोसाइटी का नाम था नेचुरल साइंस सोसाइटी ग्रुप। वहीं के नाम से सोसाइटी बना है, नेचुरल साइंस सोसाइटी। ठीक है। और
सोसाइटी बनाने के बाद एक क्वेश्चन आता है, इनके जो एक्सपेरिमेंट थे कितने दिन चले थे? तो इनके एक्सपेरिमेंट 7 ईयर चले थे। कितने? 7 साल चले थे इनके एक्सपेरिमेंट। दूसरी बात, जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करने के बाद रिसर्च पेपर लिखना पड़ता है, तो रिसर्च पेपर का टाइटल होता है। तो क्वेश्चन आता है, ग्रेगर जॉन मेंडल का जो रिसर्च पेपर था उसका टाइटल क्या था? कह सकते हैं हम एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट डाइजेशन was the title of their research paper। इनके रिसर्च पेपर का टाइटल ये था, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट डाइजेशन, इनका रिसर्च पेपर का टाइटल। इस सोसाइटी जो बनाई इसके और भी मेंबर थे, तो इन्होंने अपने रिसर्च पेपर पर इस सोसाइटी के मेंबर के सामने पहला लेक्चर डिलीवर किया था 8 फरवरी 1865 को। इन्होंने पहला लेक्चर डिलीवर किया था मेंबर के सामने। तो ऑन 8 फरवरी 1865 he delivered first lecture in front of the members of नेचुरल साइंस सोसाइटी। इसके जो और मेंबर थे उनके सामने पहला लेक्चर इन्होंने शुरू किया। ये इन्होंने सोसाइटी बनाई थी, इसी नाम से जर्नल बना ली थी बच्चों। जर्नल क्या होती है? बुक्स होती हैं। बुक्स में क्या होता है, अगर आपने रिसर्च, आप साइंटिस्ट हैं या आपने पीएचडी किया तो आपके रिसर्च पेपर होते हैं, तो रिसर्च पेपर जर्नल में छपते हैं। जर्नल के क्राइटेरिया होते हैं, सबसे अच्छा जर्नल होता है इंटरनेशनल जर्नल, फिर नेशनल जर्नल, फिर लोकल जर्नल। ठीक है, तो उसी कैडर से लोग वो पढ़ते हैं। हर किसी की एक वैल्यू होती है जर्नल की। तो इन्होंने जिस नाम से सोसाइटी बनाई थी इसी नाम से इन्होंने किताबें निकालना शुरू कर दी, तुमने क्या काम किया, तुमने क्या काम किया, तुम्हारे सबके काम इसमें छपेगी। तो इनका जो पेपर था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ऑर्गेनाइजेशन, इसी नाम का जो जर्नल था उसके 4th वॉल्यूम में छपा था। कैसा जर्नल था? लोकल जर्नल। ठीक है, तो कह सकते हैं देयर पेपर वाज पब्लिश्ड in the 4th volume of local journal नाम क्या था? वही नेचुरल साइंस सोसाइटी ग्रुप, ये जर्नल था। इसके 4th वॉल्यूम इनका पेपर पब्लिश हुआ। अब कई लोगों ने इनकी बात को पढ़ा, लेकिन किसी के समझ में नहीं आई कि मेंडल क्या करे, क्योंकि मेंडल का जो डाटा था मैथमेटिकल फॉर्म में था और इस सोसाइटी के जो मेंबर थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनकी समझ में नहीं आया मेंडल क्या करे। तो लेकिन तुम क्या कह रहे हो, हमारी समझ में नहीं आया, तो मेंडल के काम को फेल कर दिया गया। ठीक है, तो कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली मेंडल work was failed। और फिर मेंडल को इतना झटका लगा कि 6 जनवरी 1884 को किडनी खराब हुई और दुनिया छोड़ गई। ठीक है, 6 जनवरी 1884 he was died due to kidney disorder। बहुत कम उम्र में मर गए। ठीक है बच्चों, अब अपने मतलब की बात देखिए, मैंने बहुत कम बताया। क्वेश्चन ये बहुत आता है कि मेंडल का जो रिसर्च पेपर था उसका टाइटल क्या था? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट डाइजेशन। मेंडल ने सोसाइटी बनाई थी, उसका नाम क्या था? नेचुरल साइंस सोसाइटी ग्रुप। मेंडल का जो पेपर पब्लिश हुआ था उस जर्नल का क्या नाम था? उसका भी नाम नेचुरल साइंस सोसाइटी ग्रुप था।
कौन से वॉल्यूम में छपा था? 4th वॉल्यूम में छपा था। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट कब शुरू किए थे? 1856 में शुरू किए थे और 7 साल में कंप्लीट हो गए। ये 5-6 बातें जरूर आती हैं, इसलिए मैंने आपको ये बातें बताई। अब मैं थोड़ा सा और बताऊंगा कि मेंडल दुनिया से चले गए, फिर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कब और कैसे कहा? तो मैं आपको बता दूं, 3 साइंटिस्ट थे। कौन कौन से? कॉर्न कॉलिंस, ह्यूगो डी व्रीज एंड टेशर मार्क। इन तीनों ने, यहां तक समझ में आ गया बच्चों सबके? तो देखिएगा, रीडिस्कवरर ऑफ मेंडलिज्म किसे कहते हैं बच्चों? तो 3 साइंटिस्ट हैं बच्चों, 3 साइंटिस्ट। कौन कौन से? कॉर्ल कॉलिंस, ह्यूगो डी व्रीज एंड टेशर मार्क। ये तीनों साइंटिस्ट अलग अलग कंट्री के बच्चों रहने वाले थे। ये तीनों इंडिपेंडेंटली जेनेटिक्स पर काम कर रहे थे। किस पर काम कर रहे थे? इंडिपेंडेंटली जेनेटिक्स पर काम कर रहे थे। और ये तीनों उसी रिजल्ट में पहुंचे तो मेंडल पहुंचे। साइंटिस्ट वैसे ईमानदार नहीं होते। तुमने और बड़ी बात मुझे बता दी, मैंने अपने नाम सोल्यूशन करा दिया, अब तुम कुछ भी कर दो, कुछ नहीं हो सकता। ऐसी तीनों में सबसे ईमानदार थे बच्चों कौन? कॉर्ल कॉलिंस। इन सब के काम को, ये अलग अलग कंट्री के रहने वाले थे। मैंने क्या बोला? 3 साइंटिस्ट हैं, तीनों ने इंडिपेंडेंटली, मतलब एक दूसरे को मतलब नहीं था, अलग अलग कंट्री में काम किया था, लेकिन तीनों रिजल्ट सेम आए थे। लेकिन इसमें सबसे ईमानदार थे कॉर्ल कॉलिंस, और इन तीनों के काम को पास कर दिया। तो कॉर्ल कॉलिंस ने कहा था हमसे पहले भी इसने किसी ने काम किया, उसके काम को फेल कर दिया गया। तो मेंडल के मरने के करीब 15-16 साल के बाद मेंडल के पेपर फिर से निकाले गए और उसको अच्छे साइंटिस्ट लोगों ने रीड किया, तब कहा मेंडल तो सही है। तो मेंडल को मरने के बाद 1901 में मेंडल को बच्चों कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स कह दिया गया। किसको? फादर ऑफ जेनेटिक्स कह दिया किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। और इन तीनों को कहा गया बच्चों रीडिस्कवरर ऑफ मेंडलिज्म। क्या क्या है तीनों को? रीडिस्कवरर ऑफ मेंडलिज्म कहा गया। ये तीनों साइंटिस्ट अलग अलग कंट्री के रहने वाले थे, ठीक है? देखिएगा, कॉर्ल कॉलिंस कहां का रहने वाला था? ये जर्मनी के रहने वाले थे, ये हॉलैंड के रहने वाले थे, और ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले, मतलब तीनों अलग अलग कंट्री के रहने वाले थे। तो ये भी क्वेश्चन, इन तीनों को कहा गया रीडिस्कवर ऑफ मेंडलिज्म, और मेंडल को मरने के बाद 1900 में कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। लेकिन इन तीनों में सबसे ईमानदार कौन थे? कॉर्ल कॉलिंस। कॉर्ल कॉलिंस ने कहा हमसे पहले भी किसी ने काम किया था, वो भी इसी रिजल्ट पे पहुंचा जिस पर हम पहुंचे हैं, लेकिन हमारे काम को पास कर दिया गया, उसके काम को फेल कर दिया गया। तो फिर इनकी बात लोगों ने सुनी और अच्छे लोगों ने मेंडल के पेपर फिर से पढ़े, तब कहा मेंडल बिल्कुल सही कर रहे थे। तो मेंडल को कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स, और इन तीनों को कहा गया रीडिस्कवर ऑफ मेंडलिज्म। अब कभी भी पूछ रहे थे कहाँ के रहने वाले, तो बच्चों कैसे याद रखें? तो मैं आपको बता दूं, सी अल्फाबेट और जी अल्फाबेट में बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। सी और जर्मन, एच फॉर ह्यूगो डी व्रीज, एच फॉर हॉलैंड, जो बचा वो ऑस्ट्रिया, तो कभी कंफ्यूजन नहीं। मैंने 3 साइंटिस्ट बताया बच्चों आपको, 3 साइंटिस्ट कौन कौन से? कॉर्ल कॉलिंस, ह्यूगो डी व्रीज एंड टेशर मार्क। तो कॉर्ल कॉलिंस जर्मनी का है, एच फॉर हॉलैंड, एच फॉर ह्यूगो डी व्रीज, और जो बचा वो ऑस्ट्रिया। कौन बचा? टेशर मार्क। लंबा सा नाम है, लास्ट नाम बोलता हूं टेशर मार्क। इन तीनों को बोल देते हैं रीडिस्कवर ऑफ मेंडल। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे, और मेंडल ने पाइसम सटाइवो को क्यों चूज किया था, और व्हाई मेंडल वाज ब्लैक। इसके बाद हम क्रॉस मेंडल की बात करेंगे। ओके।